हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th एनसीईआरटी। एंड चैप्टर 3 क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो चैप्टर 3 है, हमें लीनियर इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली लीनियर इक्वेशन के साथ उनके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। और वो भी कितने वेरिएबल्स के साथ? 2 वेरिएबल्स। अभी तक हमने 1 वेरिएबल पढ़ा है कि इक्वेशन है एक लीनियर जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है। अब 2 वेरिएबल यानी एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल हो। ठीक है, तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन क्या होती है? तो लीनियर इक्वेशन होती है इक्वेशन इन विच द पावर्स ऑफ ऑल द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड आर 1। ऐसी इक्वेशन जिसमें जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उन सब की पावर सिर्फ 1 हो। क्या हो? 1। तो वो क्या होती है? लीनियर इक्वेशन। यानी कि डिग्री ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज 1। डिग्री हमेशा लीनियर इक्वेशन क्या होगी? 1 होगी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन में कि 2 वेरिएबल्स में 1 वेरिएबल की तो हमें पता है क्या हो जाएगी, x+1 इज इक्वल्स टू 0 या 2x+3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, क्योंकि एक वेरिएबल है x और डिग्री क्या है? 1 है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो गई। और जनरल फॉर्म क्या होती है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की? वो होती है ax+by+c इज इक्वल्स टू 0। क्या होगी? ax+by+c इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे x एंड y 2 वेरिएबल हैं। तो इस पूरी इक्वेशन में 2 वेरिएबल इंक्लूड है, x और y। और a b c तो कोफिशिएंट है, c तो कांस्टेंट टर्म है एंड a और b वेरिएबल के कोफिशिएंट। तो हम कह सकते हैं ax+by+c इज इक्वल्स टू 0 इज अ जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जहाँ पे a एंड b कांट बी 0 साइमल्टेनियसली। मतलब a और b एक साथ 0 नहीं हो सकते। ठीक है, अगर a और b एक साथ 0 हो गए तो ये तो इक्वेशन ही नहीं बनेगी। इसलिए a और b को एक साथ 0 नहीं कर सकते। तो जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन की यही होती है। एग्जाम्पल के लिए x+y+3 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या हो गई? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, और अब हमें पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या लिख सकते हैं? जैसे कि a1x+b1y+c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x+b2y+c2 इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पे a1b1 एंड a2b2 कांट बी 0 साइमल्टेनियसली। a1b1 और a2b2 एक साथ 0 नहीं हो सकते। अब ये लीनियर इक्वेशन हो गई, तो अब इनके सॉल्यूशन भी फाइंड करने पड़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे कि सॉल्यूशन क्या हो गए इन लीनियर इक्वेशन के, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के। तो 2 मेथड होते हैं। 2 कौन कौन से मेथड? एक तो ग्राफिकल मेथड की तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं, दूसरा अलजेब्रिक मेथड की तरीके से। ठीक है, ग्राफिकल मेथड में भी 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट हमें कोई इक्वेशन दी है उसका ग्राफ प्लॉट करके, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बेसिकली अगर हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे ना तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड हो जाएगा वहीं पे जब ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको इक्वेशन का ग्राफ भी प्लॉट करके बताऊंगी। ठीक है, और अलजेब्रिक मेथड की तरीके से क्या होते हैं? 2 मेथड होते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब जो लाइंस होती है जो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में होती है, लाइंस की इक्वेशन भी लीनियर इक्वेशन ही होती है एक तरीके से। ठीक है, तो बिहेवियर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटिंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स सॉल्यूशन। यानी कि अब हम बिहेवियर ऑफ लाइंस पढ़ेंगे जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या रिप्रेजेंट करती है और उनके सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के बारे में। ठीक है, तो बिहेवियर कैसा होगा उन लाइंस का जो कि हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। इफ़ द लाइंस में इंटरसेक्ट इन अ सिंगल पॉइंट, इन दिस केस द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। अगर कोई 2 लाइन है, ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है किसी एक पॉइंट पे, यानी एक लाइन ये है दूसरी लाइन ये है, तो ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, इस केस में जो पेयर होगा
इस लाइन का इस लाइन, इन दोनों लाइन को मिला के एक पेयर बनेगा इक्वेशन का। तो इन दोनों लाइंस का जो पेयर होगा वो एक ही सोल्यूशन देगा हमें। क्या सोल्यूशन देगा? एक ही, यानी कि यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक, वन सोल्यूशन। इसके अलावा कोई और सोल्यूशन नहीं होगा उन दोनों लाइंस का, ठीक है। और तब हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। इस केस में हम इसको नाम देते हैं कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या नाम देते हैं इक्वेशन को? कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सेकंड केस क्या होता है? इफ़ द लाइंस में बी पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल हुई, ऐसे पैरेलल लाइंस ऐसे ही होंगी, ये दोनों लाइंस है एक दूसरे के क्या है? पैरेलल्स हैं। इस केस में इक्वेशन हैव नो सोल्यूशन। इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि ज़ीरो सोल्यूशन, एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इस केस में नाम क्या देते हैं पेयर ऑफ इक्वेशंस को? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या नाम देते हैं? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। थर्ड केस क्या बनता है? तीन ही केस बनते हैं। अब थर्ड केस क्या होगा? द लाइन्स में बी कोइंसिडेंट। अगर लाइन्स कोइंसिडेंट, यानी एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, एक लाइन ये है और दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक ये है, यानी दोनों लाइंस क्या है? एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो गई। तो इस केस में इक्वेशन के बहुत सारे सोल्यूशन हो गए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, बहुत सारे, ठीक है। इस केस में नाम क्या देते हैं पेयर ऑफ इक्वेशन को? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। क्या? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर कोई दो लाइंस एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो उस केस में वन सॉल्यूशन होंगे और नाम होगा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हुई तो उस केस में नो सॉल्यूशन होगा और नाम होता है क्या? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। थर्ड केस क्या होगा? अगर कोई दो लाइन एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो गई तो उस केस में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे और नाम होगा डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये हमें बिहेवियर पता चल गया। अब इसको सेकंड तरीके से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं बिहेवियर? अगर हमें डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिया कि इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, टू सोल्यूशन या फिर ज़ीरो सोल्यूशन, तो हम ऐसे बता सकते हैं। सेकंड, अगर सिर्फ हमें इक्वेशन दे दी, कोई दो इक्वेशन, जैसे कि ये है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, ये दो लीनियर इक्वेशन दी है, यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी गई है। तो ये लाइंस की भी इक्वेशन है। तो हम कोफिशिएंट को देख के, जो वेरिएबल्स है ना कांस्टेंट टर्म, उनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म से कैसे पता लगा सकते हैं कि वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती या कोइंसिडेंट लाइन होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 यानी कि a1 बाय a2 का रेशियो अगर इक्वल नहीं हुआ रेशियो ऑफ b1 अपॉन b2, किसके रेशियो से? b1 बाई b2 के रेशियो से, इस केस में लाइंस कैसे होंगी? इंटरसेक्टिंग होंगी और हमें क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन। कौन से केस में? रेशियो ऑफ a1 बाई a2 एंड b1 b2 इज नॉट इक्वल्स टू v1 b2, ठीक है। दोनों का रेशियो अगर इक्वल नहीं हुआ तो उस केस में इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, ठीक है। एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलेगा। और जब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन मिलता है तो इस पेयर को हम क्या बोलते हैं? अभी जस्ट सीखा था, कंसिस्टेंट। लाइंस क्या होती है? कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे कंसिस्टेंट होंगी, ठीक है। तो याद रखना है, अगर रेशियो ऑफ a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ b1 बाई b2 देन द लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन एंड दे आर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स या कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। ये तीन चीज़ें कुछ याद रखनी है। अब सेकेंड केस, जब a1 बाई a2 का रेशियो इक्वल हो b1 बाई b2 के रेशियो के और वो इक्वल हो हमारे कांस्टेंट टर्म यानी c1 बाई c2 के। क्या? a1 बाई a2 का रेशियो इज इक्वल्स टू v1 बाई b2 के रेशियो से और वो इक्वल हो हमारे कांस्टेंट टर्म यानी कि c1 बाई c2 के रेशियो से। इस केस में लाइंस क्या होंगी? कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस मिलते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था।
क्या मिलते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे तो इस केस में हम क्या नाम देते हैं? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, जब मैनी सॉल्यूशन होते हैं और लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं। ठीक है, अब थर्ड केस क्या बनता है? थर्ड केस बनता है अगर रेशियो ऑफ A1 बाई A2 इक्वल है रेशियो ऑफ B1 बाई B2 के। किसके? रेशियो A1 A2 के इक्वल है रेशियो ऑफ B1 B2, और इन दोनों के रेशियो किसके इक्वल नहीं है? कांस्टेंट टर्म के रेशियो के। किसके? कांस्टेंट टर्म यानी कि C1 बाई C2 के इक्वल नहीं है। इस केस में लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी एंड नो सोल्यूशन, यानी हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इस केस में नाम क्या होता है? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस या पेयर ऑफ लाइंस। ठीक है, ये तीन केस अच्छे से याद रखने हैं, दिमाग में रखने हैं। क्या क्या? कि अगर रेशियो ऑफ A1 A2 इज नॉट इक्वल टू रेशियो ऑफ B1 B2 देन दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड हैव एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। इन दिस केस लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ठीक है, सेकेंड केस क्या है? रेशियो ऑफ A1 A2 इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ B1 B2 इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ C1 C2। द लाइन्स आर कोइंसिडेंट लाइन्स एंड हैव इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, एंड उनका नाम क्या होगा? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। क्या? डिपेंडेंट कंसिस्टेंट। एंड थर्ड केस इज A1 बाई A2 का रेशियो इज इक्वल्स टू B1 B2 का रेशियो एंड इज नॉट इक्वल्स टू C1 बाई C2 का रेशियो। ओके, तो इन दिस केस लाइन्स आर पैरेलल लाइन्स एंड हैव नो सॉल्यूशन। इन दिस केस नाम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइन्स और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये हम कोफिशिएंट से ये सब फाइंड कर सकते हैं कि लाइन्स इंटरसेक्टिंग है, कोइंसिडेंट है, पैरेलल है। ठीक है, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? आगे हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड की वजह से, यानी कि जो एल्जेब्रिक मेथड होगा उसके दो पार्ट पढ़े थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। तो हम सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड को करेंगे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, ये दो लीनियर इक्वेशन दिए गई है। ठीक है, क्या कह सकते हैं? ये एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? एक्सप्रेस वन वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ अदर यूजिंग वन ऑफ द इक्वेशन। इन दिस केस हमें एक वेरिएबल में, किसी भी एक इक्वेशन में एक वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल को क्या एक्सप्रेस करना है। जैसे कि यहाँ से हम इस केस में y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x लिख सकते हैं। y इज इक्वल्स टू, ये माइनस 2x है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2x। ठीक है, अब आगे क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? सब्स्टिट्यूट फॉर दिस वेरिएबल यानी कि y इन द सेकेंड इक्वेशन टू गेट अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। अब जो y की जो वैल्यू है ना 1 प्लस 2x, ये सेकेंड इक्वेशन यानी कि ये सेकेंड इक्वेशन है x प्लस 2y, इसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे, और जब हम पुट कर देंगे तो हमें जो पूरी लीनियर इक्वेशन होगी वो एक ही वेरिएबल में मिल जाएगी ना, x वेरिएबल में। देखो यहाँ पे x प्लस 2 इंटू 2y है ना यहाँ पे, तो 2 इंटू 2x प्लस 1, क्योंकि y की वैल्यू 2x प्लस 1 है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12। हमें लीनियर इक्वेशन मिल गई एक ही वेरिएबल में। अभी दो वेरिएबल में थी, अब एक वेरिएबल मिल गई। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या होगी? सॉल्व द इक्वेशन इन वन वेरिएबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डेट वेरिएबल। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि वन वेरिएबल में है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सॉल्व कर देंगे। 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12, तो 5x इज इक्वल्स टू 10, x इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। नेक्स्ट स्टेप क्या होगी? अब जब हमें x की वैल्यू मिल गई तो इस x की वैल्यू हमें किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देनी है। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन वन ऑफ द इक्वेशन टू गेट द वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल। अब हम x की वैल्यू पुट करके जो अदर वेरिएबल यानी कि y रह गया है ना, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में हमने पुट करी y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1, ये फर्स्ट इक्वेशन थी। यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी तो y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या मिल गई? 5।
हमें y की वैल्यू मिल गई। तो 2,5 क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया है। तो हम शॉर्ट में यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। जैसे ये y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 एक इक्वेशन है, सेकेंड है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ये दो इक्वेशन दी गई है। तो क्या करना है, सबसे पहले किसी भी एक इक्वेशन से y की वैल्यू या x की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। तो ये इस इक्वेशन से हमने y इज इक्वल्स टू 2x प्लस 1 वैल्यू फाइंड कर ली। अब जब हमने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर ली तो सेकेंड वाली इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या पुट कर देंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12। तो इसको सॉल्व करेंगे। फिर जब हम एक वेरिएबल में हो गई पूरी कन्वर्ट इक्वेशन, तो इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ से अब सॉल्व करते हैं, x प्लस 4x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 12, यानी कि 5x इज इक्वल्स टू 10। 10 कैसे आया, 2 इधर 12 से सब्ट्रैक्ट किया तो 10 मिल गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमें x की वैल्यू फाइंड हो गई। अब x की हो गई तो x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में x की जगह 2 रख देंगे और वहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर देंगे। जैसे कि मैंने ये x की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख दी। ठीक है, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12, ये सेकेंड इक्वेशन थी। इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर दो तो 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहाँ से 2y इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, क्योंकि 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, 5। y की वैल्यू 5 आ गई ना, तो 2,5 क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। ठीक है, 2,5 इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 1 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो ये कौन सा मेथड था, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। क्या है, एलिमिनेशन मेथड। अब इसको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड को। ठीक है, तो कंसिडर्ड की है दो इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, यानी कि ये पूरा एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, मेक कोफिशिएंट ऑफ एनी वेरिएबल द सेम बाय मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन विथ कांस्टेंट। हमें दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल को के कोफिशिएंट को सेम करना है। क्या करना है, सेम करना है, पूरी इक्वेशन को किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके। जैसे कि ये इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन है, इसमें से अगर हम x के कोफिशिएंट, दोनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट है उनको सेम करना है। जैसे कि इसमें 2 है, यहाँ पे तो नहीं है 2, यहाँ पे 1 है, तो हम अगर इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x और x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे। तो इस इक्वेशन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, मल्टीप्लाइंग द फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 वी गेट। तो फर्स्ट इक्वेशन ये है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू एक्स तो 2x प्लस 2 इंटू 2y तो 4y इज इक्वल्स टू 8 इंटू 2 16। पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। सेकेंड स्टेप क्या होगी, ऐड और सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस टू एलिमिनेट वन वेरिएबल गिवन अ सिंगल वेरिएबल इक्वेशन। अब जब हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसके बाद जो सेकेंड इक्वेशन बची होगी उन दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करेंगे, जिससे एक वेरिएबल क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए और हमें इक्वेशन किस में मिल जाए, सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल। अभी ये इक्वेशन दो वेरिएबल में है, x और y में। अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कोई चीज़ हट जाती है तो हमें इक्वेशन एक ही वेरिएबल में मिल जाएगी। जैसे कि इस केस में क्या किया, सब्ट्रैक्ट द सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम द फर्स्ट। जो सेकेंड इक्वेशन है उसको फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन यानी जब हमने कोफिशिएंट सेम कर दिए दोनों इक्वेशन के, उसके बाद ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी है। तो कोफिशिएंट सेम करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इस फॉर्म में आ गई। तो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16 अपॉन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। इसको क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं ना हम इक्वेशन को, तो जो हमारे सेकेंड इक्वेशन होते हैं ना उसमें जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये 2x है, ये प्लस में है तो साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा, और ये 2 प्लस में है तो इसका साइन चेंज होकर माइनस हो जाएगा।
तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब देखो 2 माइनस 2x, ये 2 प्लस एक्स में, ये वाला माइनस 2x में, तो ये कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे प्लस 4y और ये भी प्लस 3y हो गया, तो टोटल 7y इज इक्वल्स टू 16। ये माइनस 2 है तो 16 माइनस 2 यानी कि 14। ये एक ही वेरिएबल में इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो y इज इक्वल्स टू, यहाँ से 2 आ गया y की वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगी, सॉल्व फॉर वन वेरिएबल एंड सब्स्टिट्यूट दिस इन एनी इक्वेशन टू गेट द अदर वेरिएबल। अब ये सॉल्व कर दी एक वन वेरिएबल में, यहाँ से हमें एक वेरिएबल की वैल्यू तो मिल गई, यानी y की वैल्यू मिल गई हमें। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन जो हमें स्टार्टिंग में थी उसमें वैल्यू पुट करेंगे, और जो सेकंड वेरिएबल होगी जो हमें पता नहीं है कि उसकी वैल्यू क्या है, उसको फाइंड कर लेंगे। जैसे y की वैल्यू हम x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 में पुट कर दी, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दी, तो x प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। सेकेंड वेरिएबल भी हमें मिल गया, तो 4, 2 क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन। क्या हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये समझ में आया ना कि ये साइड चेंज क्यों होते हैं। देखो मैं बताती हूँ। जैसे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 16। अब इसमें से सेकेंड इक्वेशन माइनस किया, इसको यहाँ पे नहीं लिखते हैं ऐसे, 2x प्लस 4y माइनस सेकेंड क्या थी, 2x माइनस 3y, ठीक है, इज इक्वल्स टू में फर्स्ट 16 था माइनस 2। अब देखो यहाँ पे 2x प्लस 4y, फर्स्ट इक्वेशन की साइन तो सेम है, सेकेंड इक्वेशन को देखो, ये माइनस है तो ये माइनस 2x हो जाएगा, तो ये प्लस था माइनस हो गया। तो वही कहा था कि जो प्लस होगा साइन चेंज हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड करने पर साइन चेंज कभी नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ सब्ट्रैक्ट करने पर साइन चेंज होते हैं, ये याद रखना। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 3y, देखो पहले माइनस में था फिर प्लस में हो गया, इज इक्वल्स टू 6। 2 पहले प्लस में था माइनस में होगा, तो 16 माइनस 2 यानी कि 14। यही मिला था, 2 से 2 कैंसिल, 4y प्लस 3y 7y इज इक्वल्स टू 14। तो इक्वेशन हमें क्या मिली, 7y इज इक्वल्स टू 14। इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी सॉल्व हो जाती है। अब ऐसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, इसलिए इसको डायरेक्ट इस फॉर्म से सॉल्व करते हैं एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है। अब एक बार इसको शॉर्ट में बताती हूँ क्या क्या था स्टेप बाय स्टेप। दो इक्वेशन थी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड सेकेंड इक्वेशन थी 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 2। फर्स्ट स्टेप रहती है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। जैसे इसमें 2 है, हम x के कोफिशिएंट को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 है तो इसको भी 2 बना देते हैं, या फिर हम ऐसे मान लो इसमें पहले अब स्टेप में हम x के कोफिशिएंट को सेम कर लिया, अब y के से करते हैं। तो यहाँ पे 2y है, यहाँ पे माइनस 3y है, ठीक है। अगर मैं इसको 3 से, इस इक्वेशन को 3 से, तो इस इक्वेशन को 2 से, तो x के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 8 24। अब इधर 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 4। ये दो इक्वेशन हो गई। अब मैं इस केस में दोनों इक्वेशन को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ऐड, यानी 3x प्लस 6y, अभी मैंने सब्ट्रैक्ट की थी जब मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया था, अब मैं ऐड कर रही हूँ। 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 24, 4x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 4। क्यों ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है अगर मैं ऐड करूँगी दोनों इक्वेशन को तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, 6y कैंसिल हो जाएगा और मुझे इक्वेशन क्या मिल जाएगी, एक सिंगल वेरिएबल में मिल जाएगी। तो ऐड कर दिया, ऐड किया तो 6y से 6y कैंसिल, 3 प्लस 4 यानी 7x इज इक्वल्स टू 24 प्लस 4 28। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, 4, x की वैल्यू 4 आ गई। अब मैंने x की वैल्यू 4 इस इक्वेशन में पुट कर दी, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, तो 2y इज इक्वल्स टू 8 एंड y इज इक्वल्स टू 2। यहाँ से y की वैल्यू मुझे 2 मिल गई। तो सोल्यूशन वापस से हमें किसी भी फॉर्म से करो सोल्यूशन वही मिलेगा। 4, 2 क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया पेयर ऑफ इक्वेशन का, ठीक है। तो ये एलिमिनेशन मेथड समझ में आया, ये एलिमिनेशन मेथड था, ओके। अब प्लॉट द ग्राफ, ये वाली चीज़ कि ग्राफ को जब लीनियर इक्वेशन दी गई हो तो उसको कैसे प्लॉट करते हैं ग्राफ पे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने दो इक्वेशन ली है, कौन कौन सी इक्वेशन लेते हैं, एक तो यही
y minus 2x is equals to 1 and second equation x plus 2y is equals to 12. ये दोनों इक्वेशन ली है। तो कैसे करते हैं? सबसे पहले दोनों इक्वेशन के लिए x y, ये सेकंड इक्वेशन के लिए है एक्स वाई, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड। अब x इज इक्वल्स टू 0 रखा फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 0 रखा, y क्या मिल गया? 1 मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट इसी इक्वेशन में y को 0 रखेंगे, y को 0 रख दो तो x क्या मिल जाएगा? -1/2 मिल जाएगा। अब सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में जाओ, x इज इक्वल्स टू 0 रखो तो y क्या मिल जाएगा? 6। अब y इज इक्वल्स टू 0 रख दो तो x क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। अब ग्राफ बनाओ, अब वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर भी ले जाओ क्योंकि माइनस में भी वैल्यूज़ है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन। ये एक्स एक्सिस है, ये -x, ये +x हो जाएगा। ऐसे ही ऊपर +y और नीचे -y हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू ऊपर ले जाओ 1 2 3 4 5 6 7 एंड अप टू 12 तक, ठीक है। अप टू 12 तक, क्योंकि ये y की वैल्यू 12 भी आ रही है ना, तो 12 तक लिखना है। अब फर्स्ट लाइन के लिए ड्रॉ करें। फर्स्ट लाइन को कैसे ड्रॉ करेंगे? अब पॉइंट क्या मिला है? 0,1, यानी कि जब x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू क्या थी? 1 थी, यानी कि एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, जब y की वैल्यू 0 थी, y 0 था तो x की क्या थी? -1/2। -1/2 कुछ यहाँ होगा, -1/2 इधर होगा, 0 और -1 के बीच में, तो एक पॉइंट ये हो गया। अब दोनों पॉइंट को क्या करना है? मिला देना है। तो ये दोनों पॉइंट, तो ये लाइन क्या ड्रॉ हो गई? y - 2x इज इक्वल्स टू 1। ये लाइन क्या हो गई? y - 2x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब सेकेंड लाइन क्या है? x + 2y इज इक्वल्स टू 12। इस लाइन को ड्रॉ करना है। तो जब x 0 था तो y 6 वैल्यू थी, x 0 था तो y की वैल्यू क्या थी? 6 थी, ठीक है। इस पॉइंट को सेकेंड, जब x की, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, जब y 0 था तो x की वैल्यू 12 थी, क्या थी? 12, यानी अप टू यहाँ। जब y 0 था तो x की वैल्यू क्या थी? 12 थी। तो अब दोनों पॉइंट को क्या करना है? कनेक्ट करना है। तो ये यहाँ से कट कर गई, तो ये लाइन कौन सी हो गई? ये लाइन हो गई x + 2y इज इक्वल्स टू 12। ये कौन सी लाइन हो गई? x + 2y इज इक्वल्स टू 12। तो ये वाली लाइन हो गई y - 2x इज इक्वल्स टू 1। ये देखो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, एक पॉइंट पे कर रही है। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि वो पॉइंट दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकाला था तो वो क्या था? देखो इस पॉइंट को अगर देखो तो ये कुछ 2,4 आ रहा है, 2,4। तो यही तो हमने जब सॉल्व की थी तो दोनों इक्वेशन में कॉमन सॉल्यूशन 2,4 आ रहा था। देखो 2,4 दोनों इक्वेशन में अगर सॉल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जैसे यहाँ पे x की जगह 2 और y की जगह 4 रखो, 2 × 2 4 और 4 - 4, सॉरी 2,5 आ रहा है, गलत कर दे, 2,5। तो 2 × 2 4 और 5 - 4 1, 1 आ गया। अब यहाँ पे भी 2,5 रखो, 2 + 5 × 2 10, 10 + 2 12। तो दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं? सेटिस्फाई। यानी कि जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती है ना, जिस पॉइंट पे, वो पॉइंट हमेशा दोनों इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई भी करता है, ठीक है। तो प्लॉट समझ में आया कैसे प्लॉट करते हैं लाइंस को ग्राफ में, या लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे? ऐसे ही पहले x या y को 0 या कोई भी, या फिर हम ज़रूरी नहीं है 0 मान के करो। 0 से बस ये है कि सिंपल तरीके से जल्दी बन जाता है। यहाँ पे 1 मान लो, फिर x को 1 मान लो, y की वैल्यू आ जाएगी, y को 1 मान लो, फिर वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे करके हम प्लॉट करते हैं, ठीक है। तो ये लास्ट कॉन्सेप्ट था, इसी के साथ हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो से हम
इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।